हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चालू करने जा रहे हैं और आज हम इसमें अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि जो हमारा पुराना चैप्टर था कैपिटल बजटिंग, जिसे हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आखिर हमें जब कोई बिज़नेस चालू करने जाना है तो हम उसे चालू करने का डिसीज़न कैसे लें, और उसमें हमने 5 तरीके सीखे थे जिसमें हम अपना डिसीज़न फाइनल करते हैं। जैसे अपना पे बैक पीरियड हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया, और डिस्काउंटिंग के हमारे 3 तरीके थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर था वो था डिसीज़न मेकिंग, यानी कि हमें बिज़नेस चालू करना है या नहीं उसका डिसीज़न लेने के लिए। और जो हमारा ये चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें हम कैपिटल की कॉस्ट निकालेंगे। जैसे हम बिज़नेस चालू करने जा रहे हैं तो उसमें कैपिटल तो लगेगी, तो उस कैपिटल को लगाने में हमारा खर्चा कितना आएगा वो हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे। तो आप समझ गए, कैपिटल बजटिंग में हमने डिसीज़न मेकिंग सीखा था और अब इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे हमारा कॉस्ट निकालना, कैपिटल का कॉस्ट निकालना। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, जब हम लोग कोई बिज़नेस, जैसा हमने सोच लिया कि अब हमें ना ये वाली फैक्ट्री लगानी है और ये वाला बिज़नेस चालू करना है, तो डिसीज़न तो हमने ले लिया, लेकिन अब हम लोगों को उसके लिए कैपिटल इकट्ठी करनी है। तो हम उसका ज़रिया ढूंढेंगे कि कैपिटल इकट्ठी कैसे होनी है। तो अब वो कैपिटल के हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे जिससे हम वो कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सोर्स होता है इक्विटी शेयर्स। अगर एक कंपनी इक्विटी शेयर्स वो करती है, इशू करती है, तो उसे उसका इक्विटी कैपिटल मिलता है पब्लिक से। इसी तरीके से हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से भी हमारे को कैपिटल मिलती है। और उसके बाद हमारा आता है डेप्ट यानी कि लोन्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर और लोन दोनों एक तरह के होते हैं, इनमें फिक्स इंटरेस्ट हमें देना होता है ना। और एक चौथा तरीका भी होता है, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। मान लो कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग बिजनेस था पेपर्स का, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अब है ना दूध की फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स तो होंगी मेरी पुरानी बिज़नेस के से। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारा चौथा ऑप्शन है, ये हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस के तरफ से मिलता है हमको। ठीक है। तो इन 4 तरीक़ों से हमें, हमारे पास ये 4 सोर्सेस हैं जिनसे हम अपनी कैपिटल को जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि कई और भी तो कई तरीके हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर किसी क्रेडिटर से पैसा ले लेना, लेकिन ये सिर्फ जो हम लोग क्रेडिटर से पैसा लेते हैं या ओवरड्राफ्ट लेते हैं बैंक से, तो ये सब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये सिर्फ बिज़नेस रनिंग के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। और हम जो बात कर रहे हैं, हम बिज़नेस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 4 सोर्सेस हमारे पास होते हैं। तो आ जाओ, अब सबसे पहला जो हम सोर्सेज चालू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। ठीक है। अब मान लो कि मैंने मार्केट से है ना 1 लाख रुपीज़ उठाए। ठीक है। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे अपना बिज़नेस चालू करने के लिए, और 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल हो गई। अब मैंने 1 साल बाद 1 लाख रुपए ही उन्हें वापस दे दिया, तो इसमें मेरा खर्चा क्या लगा? मैंने 1 लाख रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए दे दिया, मेरे तो कोई खर्चा नहीं हुआ। तो खर्चा क्या होता है? जब हम पैसा किसी से लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई 1 लाख रुपए देगा और कहेगा कि 1 लाख रुपए मुझे 10 साल बाद वापस कर देना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो पढ़ा है ना आपने। तो इसके हिसाब से जब हम लोग किसी से पैसा लेते हैं तो हम इंटरेस्ट पे या ब्याज पे या डिविडेंड पे लेते हैं। तो जो वो इंटरेस्ट, ब्याज या डिविडेंड, यानी कि जो एक्स्ट्रा मनी हम पे कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी मेरी कैपिटल पे जो कॉस्ट लगी वो कहते हैं। जैसे मान लो आप मेरे फ्रेंड हैं और मैंने आपको 100 रुपये दिया, और आपने कहा कि मैं आपको 10 दिन बाद 110 रुपये दे दूँगा, तो जो 10 रुपये आप मुझे दोगे एक्स्ट्रा, वो है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो अमाउंट है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो वो हम इसमें निकालेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब यानी कि डिबेंचर्स और लोन्स। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट में हमारा सबसे पहले देखो, सिंपल सी बात है, मैंने अभी समझाया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, यही होते हैं हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला सिखाने का एकदम आसान सा मतलब तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला को रटना नहीं है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट में हमारा इंटरेस्ट यानी कि जो डिबेंचर्स होते हैं उसमें हम फिक्स रेट पर इंटरेस्ट देते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा और उसे हम डिवाइड करेंगे अमाउंट रिसीव्ड से। अब अमाउंट रिसीव क्या है? अमाउंट जो हमने प्राप्त किया या अमाउंट जो हमको मिला। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट से हमें ना आगे चल के टैक्सेशन में प्रॉफिट भी मिलता है। कैसे मिलता है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये देखो, मैंने आपके सामने फ़ोटो रखी है, इसमें ना 200, आप पहले इसका LHS देखो। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में 210 रुपये का प्रॉफिट था। ठीक है। जिसमें से हमने 10 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। 10 रुपये इंटरेस्ट देने के बाद हमारे पास 200 रुपये वैल्यू बची, जिस पे हमने 10% का टैक्स गवर्नमेंट को दिया। वो हमारा पड़ा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ हमारा टैक्स पड़ा और हमारा नेट प्रॉफिट आ
गया 180। और वहीं पर जहाँ हमने इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया, 210 के प्रॉफिट में से हमने डायरेक्ट 10% टैक्स दिया, हमने इंटरेस्ट नहीं लिया था, और उसके बाद हमें 21 रुपये का टैक्स देना पड़ा और हमारा प्रॉफिट आया 189। तो यहाँ पे जो आप टैक्स का डिफरेंस देख रहे हो, 1 रुपये का टैक्स का डिफरेंस, मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, 1 रुपये का टैक्स का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास टैक्स की सेविंग हुई, जब हमने इंटरेस्ट पे किया तो हमारे पास 1 रुपये की टैक्स की सेविंग हुई। इसी तरीके से हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे इंटरेस्ट और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट। इसका क्या मतलब है कि जो टैक्स का रेट है उसमें से उस रेट को 100% से माइनस करके हम इंटरेस्ट की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमारे पास टैक्स की यहाँ पे बचत होगी, इंटरेस्ट की वजह से हमारे पास टैक्स सेविंग होगी, ठीक है। और उसे हम लोग आप है ना अल्फ़ाबेटिकली कह सकते हैं, मतलब कि जो हमारे टेक्निकल फार्मूला होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म पे हम लिखते हैं ना, जैसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है हम उसको शॉर्ट फॉर्म में केडी लिखेंगे। तो क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें उसी लैंग्वेज से बात करनी है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट को KD कहते हैं, डी फॉर डेप्ट। और जो हमारा फॉर्मूला है इसको टेक्निकल वैल्यूज़ में हम ऐसे लिखेंगे, I और ब्रैकेट में 1 माइनस T और अपॉन में B 0, ठीक है। यहाँ पे जो आपका I है उसका मतलब है इंटरेस्ट, T है उसका मतलब है टैक्स रेट, और जो B 0 है उसका मतलब है अमाउंट रिसीव्ड। और एक पॉइंट और है जो मुझे क्लियर करना है आपके साथ, वो है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड हम क्या डालेंगे, मान लो कि मैंने है ना कहीं से मैंने लोन लिया, ठीक है, मैंने लोन लिया 1 लाख रुपीज़ का। तो जब मैंने लोन लिया तो उन्होंने मेरे से ना कई सारे चार्जेस काट लिए। फॉर एग्जांपल मैंने किसी ब्रोकर के थ्रू लिया था, उसने मेरे से 10,000 रुपये ब्रोकरेज का ले लिया, या तो ब्रोकरेज नहीं लिया तो उसने जो पेपर वर्क्स होते हैं उसमें मेरे 5,000 6,000 लग गए। तो उसके बाद मेरे हाथ में कितना आया, मैंने तो 1 लाख के लिए अप्लाई किया बट मेरे हाथ में तो सिर्फ 90,000 रुपये आए या 95,000 रुपीज़ आए। तो हमारे हाथ पे जितना अमाउंट हमें जितना मिला वो अमाउंट हमें इसके अंदर शो करना है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक तो है इररिडीमेबल और एक है रिडीमेबल। इररिडीमेबल और रिडीमेबल का डिफरेंस क्या है, इररिडीमेबल का मतलब वो होता है वो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जिसका हमारे पास समय अवधि प्राप्त नहीं है, यानी कि वो कब रिडीम होगा हमारे पास वो टाइम नहीं दिया गया है। और रिडीमेबल का मतलब जिसमें हमें टाइम गिवन है। वैसे अगर आप जनरली देखोगे तो चाहे आप इक्विटी शेयर करो, चाहे प्रेफरेंस शेयर करो, चाहे डिविडेंड करो, आपके पास हमेशा टाइम गिवन होता है। बट एज़ पर बुक्स हमें कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना है, तो मैंने कहा आपको ये पॉइंट दिखा दूँ। वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्ज़ाम्स के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें टाइम ज़रूर गिवन होगा, वो रिडीमेबल के साथ ही आएगा। फिर भी मैं इररिडीमेबल के साथ में बता रहा हूँ। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा ये था सिर्फ इररिडीमेबल का, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोर्स मत करना, वैसे भी बहुत सिंपल है, बहुत जनरल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिडीमेबल। तो इसमें फॉर्मूला सिंपल ही है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इंटरेस्ट था उस पर हमने 1 माइनस टैक्स रेट किया, उसमें प्लस करना है हमारा रिडीमेबल वैल्यू प्लस अमाउंट रिसीव्ड और अपॉन में नंबर ऑफ़ ईयर्स डिवाइड। अब इसका क्या मतलब है, हमें जो रिडीमेबल वैल्यू यानी कि जब हम लोग आगे चल के कुछ टाइम बाद, हमें कोई टाइम गिवन हो गया कि 5 साल या 10 साल बाद हमें रिडीम कर देने डिबेंचर, ठीक है। तो जो रिडीमेबल वैल्यू है उसको भी तो हम 3 तरीके से रिडीम करते हैं, या तो हम कुछ दे के करेंगे, या तो कुछ डिस्काउंट में करेंगे, या तो जो टोटल वैल्यू थी उसी पे रिडीम कर देंगे। तो ये 3 तरीके थे। तो हम लोग उसमें रिडीमेबल वैल्यू लेंगे, उसको माइनस करेंगे जो हमको अमाउंट मिला था, तो उसके बीच का जो गैप है उसको हम लोग डिवाइड, क्योंकि उसके बीच के जो गैप है उसका तो हम प्रॉफिट लेंगे ना यहाँ से, तो उस बीच के अमाउंट का जो गैप है उसको हम नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे। मान लो 5 रुपये हैं, 5 रुपये का मुझे 100 रुपये था, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो रिडीमेबल वैल्यू यानी कि मुझे जो डिवेंचर्स रिडीम करने हैं 100 रुपये में, और मुझे जो प्राप्ति हुई थी वो सिर्फ हुई थी 95 रुपीज़ की। तो 5 रुपये का गैप आया और मुझे नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए गए हैं 5, तो मैं 1-1 रुपये का हर साल प्रॉफिट लूँगा, तो इसलिए मैं उसे 5 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, ठीक है। वो एग्जांपल यहाँ पे आ गया। और हम इस पूरे होल को डिवाइड कर देंगे एवरेज से। एवरेज किस चीज़ का, जो हमें अमाउंट मिला और जो हम अमाउंट दे रहे हैं उसको प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये आपका होल फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिडीमेबल का। तो आपके पास मैंने दोनों फॉर्मूले रख दिए हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट के, एक है रिडीमेबल और एक है इररिडीमेबल, ठीक है। आज जो हम इसके ऊपर एक है ना इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जेड लिमिटेड है उसने इशू किए 10% के डिवेंचर्स 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू है जिसकी, और वो रिडीम होने हैं 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, हाउएवर फ्लोटेशन कॉस्ट अमाउंट टू 4%, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ
कैपिटल। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? ये फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है कि जो हमने अमाउंट लिया उसमें हमें कुछ खर्चा, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जनरल खर्चे, कागजात के खर्चे या किसी तरीके के भी खर्चे, फ्लोटेशन कॉस्ट हमें 4% लगी। तो आओ मैं आपको बताता हूँ उसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट तो हमें रिसीव्ड होना था 1000, ठीक है, लेकिन 1000 की जगह पे हमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करना है। 4% हमें दिया गया था, तो 1000 का 4% होता है 40। तो 40 रुपीज़ को हम 1000 से माइनस करेंगे तो 960 हमें अमाउंट रिसीव हुआ। अब हम फॉर्मूला अपना पुट करेंगे। ये रिडीमेबल का फॉर्मूला क्योंकि इसमें टाइम गिवन है, इरिडीमेबल में टाइम गिवन नहीं होता, उसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, तो उसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हम लोग रिडीमेबल का कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। KD इज़ इक्वल्स टू I ब्रैकेट में 1 - T और प्लस आपका RV माइनस BO B0 और अपॉन में N, और इसके ब्रैकेट में अपॉन के नीचे आ जाएगा RV प्लस B0 अपॉन 2। कैसे फॉर्मूला है फिर भी बताता हूँ। इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो है आपका 100 रुपीज़। कैसे? 1000 का 10% हो गया 100। उसके बाद इंटरेस्ट हमने ले लिया। अब इसमें टैक्स की बात आ रही है, तो इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स का कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, तो टैक्स की तो कोई बात ही नहीं बनती यहाँ पे, ना सेविंग की ना लॉस की, ठीक है। तो टैक्स का कॉलम आप हटा दो। उसके बाद जो हमारी बात है, हमारे पास है रिडीमेबल वैल्यू। तो रिडीमेबल वैल्यू एट पार है, यानी कि 1000 रुपीज़ पे हम रिडीम करेंगे। 1000 रुपीज़ हमने लिख दिया, उसमें हम माइनस करेंगे हमें अमाउंट रिसीव कितना हुआ। तो अमाउंट रिसीव था 960 से हमने माइनस किया और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स जो कि थे 10, और उसके बाद हम पूरे फॉर्मूला को डिवाइड करेंगे 1000 + 960 डिवाइड बाय 2। और आप जब इस पूरे होल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.61%, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो हमारी निकली है वो है 10.61%। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें भी हमारे पास दो ही तरीके हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, इरिडीमेबल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन उसका फॉर्मूला मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। बाई चांस किस्मत ख़राब हो गई तो आ भी सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट की तरह, कोई डिफरेंस नहीं, ना फॉर्मूले में ना कुछ में। बस इंटरेस्ट की जगह हम लोग डिविडेंड लिखते हैं, जहाँ इंटरेस्ट पुटिंग करनी थी वहाँ पे हम डिविडेंड का अमाउंट पुट करेंगे, क्योंकि दोनों ही फिक्स रेट पे होते हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं होता, दोनों फिक्स रेट पे दिए जाते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमें टैक्सेशन का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम हमेशा डिविडेंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे देते हैं, और नेट प्रॉफिट हमेशा टैक्स के बाद निकलता है। इंटरेस्ट तो हम लोग प्रॉफिट पे देते हैं, उसके बाद हम टैक्स देते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है, फिर हम लोग नेट प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे आगे डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड पे हमें टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो हमारा इरिडीमेबल का वो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड अपॉन में अमाउंट रिसीव्ड। और जो हमारा रिडीमेबल का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। डिविडेंड प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में आपका अमाउंट रिसीव्ड अपॉन N, और पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग रिडीमेबल वैल्यू प्लस अमाउंट रिसीव्ड का एवरेज, यानी कि उसका डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसमें मैं क्वेश्चन अगर आपको देना नहीं चाहूँ, आपको मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ पर रहने देता हूँ, आप लोग खुद क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस करना। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो सेम हैं, दोनों का कंसेप्ट सेम है। और बाकी जो आगे हमारे पास दो और सोर्सेज थे, रिटेन अर्निंग और इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो उसके लिए हम लोग अगली वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखो, रिपीट करके समझो, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। ओके।